नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा होगा, तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो संपूर्ण देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण किया है, जिसमें कई सारे योग आएंगे, कई सारे दोष आएंगे। तो क्या ये योग होंगे, दोष होंगे तो जातक क्या जीना छोड़ दे, या क्या जातक जो है इन परेशानियों से भाग जाए? नहीं, जातक जिएगा, बहुत अच्छे कर्म भी करेगा, आगे जीवन में जो है चीजें आने वाली जो परेशानियां उन सब को जो है वो हटा के आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि जन्म कुंडली में अगर दोष हैं तो उनको काटने के लिए कुछ योग भी होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, और साथ में हमारा फलादेश होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस ग्रह का क्या उपाय है, यानी कि कोई कहता है कि भाई चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ क्या उपाय है, सूर्य का सर्वश्रेष्ठ क्या उपाय है, तो इनका सर्वश्रेष्ठ उपाय है फलादेश। अगर हम सही ढंग से फलादेश कर रहे हैं तो हमें जो है वो अच्छे से अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हम फलादेश करने के लिए जन्म कुंडली के अंदर वैदिक ज्योतिष का भी प्रयोग करेंगे, साथ में हम केपी कृष्णमूर्ति का भी प्रयोग करेंगे। यानी कि ये जो जन्म कुंडली का जो फलादेश करेंगे हम दो सॉफ्टवेयर के द्वारा करेंगे। ये वैदिक ज्योतिष का जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर है, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ हम केपी कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए ज्योतिष दीपिका जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग कर रहे हैं। ये ज्योतिष दीपिका आपको इंटरनेट पे फ्रीली मिल जाएगा, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्योतिष से संबंधित इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे 400 से भी अधिक वीडियो मिलेंगे, जो आपको सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं, और सारे के सारे जन्म कुंडली पे फलादेश किए हुए हैं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली का अवलोकन करते हैं। ये मकर लगन की जन्म कुंडली है। मकर लगन के जो मालिक हैं वो शनि देवता होते हैं, और शनि देवता जन्म कुंडली में धनु राशि में 12वें घर में विराजमान है। जब लग्नेश 12वें घर में चला जाता है तो जातक अपने घर से दूर जाके रहने के योग में आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि जातक जो है उसका लग्न की जो डिग्री है, यानी कि जो जब जातक का लग्न, यानी कि जब जातक का जन्म हुआ उस समय लग्न की डिग्री कितनी थी, तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो लग्न 3 डिग्री का है, 3.43 डिग्री उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। यानी कि ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है वो सूर्य देवता का आता है, क्योंकि धनु राशि के अंदर 3 नक्षत्र चलते हैं। सबसे पहला केतु का, उसके बाद शुक्र का, और उसके बाद सूर्य का। सूर्य का जो बाकी नक्षत्र है वो मकर राशि में आएगा। तो यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य देवता भी बाहर है, यानी कि जातक ये कह सकते हैं कि या तो जन्म लेने के बाद हॉस्पिटल में रहा होगा कुछ समय के लिए, यानी कि तबीयत पानी ज़्यादा खराब होगी, 5 साल तक वो जो है तबीयत पानी खराब रही होगी, तो वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहेगा। या फिर वो जब अब बड़ा हो गया है तो पढ़ाई के लिए भी विदेश जाएगा, या फिर वो जो है विदेश में ही सेटलमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश और लग्न की डिग्री दोनों का मालिक जो है वो आपका 12वें घर में है। तो ये तो हुआ है इस जन्म कुंडली का एक छोटा सा प्लस पॉइंट। अब हम लग्नेश की डिग्री और यहाँ पे लग्न के जो नक्षत्र था उसकी डिग्री देखते हैं। तो शनि जो है वो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे शनि देवता 0.16 डिग्री जो है वो मूला नक्षत्र में है। सूर्य देवता जो है वो यहाँ पे देखिए 3 डिग्री मूला नक्षत्र में है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ युति बनाए हुए हैं। और जब कुछ लोग कहेंगे कि भाई शनि जो है वो 0 डिग्री का है तो बाल अवस्था में है, सूर्य भी बाल अवस्था में है, सूर्य शनि को अस्त कर देगा। जब दोनों ही बाल अवस्था में तो काहे का अस्त कर देगा। दूसरा क्या है कि जब हम देखते हैं कोई राजयोग बन रहा है तो फिर उसके ऊपर ये सारे सिम्टम्स नहीं लगते हैं। यहाँ पे ये दोष बना है, यानी शनि और सूर्य का पितृदोष कह सकते हैं, श्रापित दोष कह रहे हैं। ये दोनों का जो दोष बना है, इस दोष के कारण यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जातक का यहाँ पे जीवन में सेटलमेंट बहुत लेट होगा। साथ में यहाँ पे इतनी ही नहीं है थ्योरी, थोड़ी और है, क्योंकि बुध जो है वो भी यहाँ पे बैठा है। अब बुध की जब डिग्री देखेंगे तो वो 0 डिग्री का मूला नक्षत्र में है, यानी कि वो भी केतु के नक्षत्र है। जन्म कुंडली के 3 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, यानी कि सूर्य, बुध और शनि। ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुध जो है वो 9वें घर का मालिक है, यानी कि 9वां घर विदेश यात्रा का, लंबी यात्राओं का, तो उसका मालिक है जो यहाँ पे 12वें घर में बैठा है। तो बुध आदित्य योग भी बना है, यानी कि जब तक बहुत अधिक पढ़ाई करेगा, लेकिन जब तक की पढ़ाई का लाभ उसे जल्दी नहीं मिलेगा, यानी जब तक का सेटलमेंट नहीं होगा। अब इस सूर्य और शनि के श्रापित दोष की आप कितनी भी पूजा करा लो, ये अपनी उम्र के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा ही देगा। यानी कि जातक को या तो वो 33वें वर्ष में और या फिर 38वें वर्ष में, यहाँ पे बुध 7 में है तो बुध के 3 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 33 के बाद 34, 35 और 36, यानी कि जातक को 36वें वर्ष में जो है वो सारा जीवन में सेटलमेंट आएगा। यानी कि जातक अगर उससे पहले है तो उसका वैवाहिक जीवन में तकलीफ आए,
संतान उत्पत्तियां नहीं हो, नौकरी में बार बार परेशानी आए, इस तरह की चीजें उसके जीवन में लगी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है यहाँ पे कि सूर्य और शनि का श्रापित हो, इसकी चाहे आप कितनी भी पूजा करा लो, ये अपने समय पे ही रिजल्ट को देगा। बुध इसके साथ है तो इसके 3 साल हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। यहाँ पे इस तरह का योग बना है। अब ये घर से बाहर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे केतु जो है, यानी तीनों का जो नक्षत्र स्वामी है, तीनों की जो बागडोर है वो केतु के हाथ में है। तो यानी कि हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि केतु की एक दृष्टि जो है वो लगन के ऊपर है, शुक्र के ऊपर है, और केतु जो है वो इन दोनों तीनों का नक्षत्र है। तो जातक को यहाँ पे पकड़ के रखा है। जातक का जो है वो भाग्य उदय कहेंगे, पढ़ाई कहेंगे, वो विदेश में होगी। अब किस तरह की पढ़ाई होगी, किस तरह का उसका एजुकेशन हो सकता है। अब इस जन्म कुंडली में थोड़ा और दोषों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा देखिए, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, चंद्रमा नीच का हो गया, यानी लाभ घर में चंद्रमा नीच का हो गया। जन्म कुंडली में 10वें घर का मालिक शुक्र है, तो यानी कि जातक का कर्म अच्छा होगा, जातक का कर्म बहुत अच्छा होगा, जिससे कि जातक जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना नाम कमाएगा, अपने नाम से जो है अपने व्यक्तित्व को जाना जाएगा। यानी कि जातक का कर्म अच्छा होगा, जिससे कि वो काफी अच्छा जीवन में लाभ कमाएगा और धन यापन करेगा और अच्छा सेटलमेंट कर लेगा। जब जातक का समय आएगा तो जरूर कर लेगा। इसके बाद क्या होता है कि आप और देखोगे तो जन्म कुंडली में जो गुरु है, गुरु इस जन्म कुंडली के अंदर जो है वो मालिक है तीसरे घर का और आपके 12वें घर का। दोनों जो ग्रह भाव हैं वो अच्छे भाव नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि दोनों अच्छे जो भाव नहीं है, उन भावों का मालिक है गुरु। और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में तीसरे घर में बैठा है, यानी कि स्वराशि का है, पराक्रमी है, पराक्रम बना रहा है, परंतु राहु के साथ है। राहु के साथ इसकी जो है वो चांडाल योग बनता है। क्या ये चांडाल योग बनता है? तो राहु और गुरु की युति को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए गुरु को, तो गुरु यहाँ पे जो है वो 26 डिग्री का बैठा है रेवती नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र में, जो बुध 12वें घर में। यानी कि आप अगर इस पूरी जन्म कुंडली में देखोगे तो सभी के सभी ग्रह कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आपके 12वें घर से या फिर केतु के 9वें घर से। तो जातक का जीवन यापन जो है वो घर से बाहर ही होने का योग बनता है। अब गुरु बुध के नक्षत्र में है, तो बुध जो है वो गुरु की राशि में है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जातक जो है वो काफी ज्यादा टेक्निकली भी होगा और जातक जो है वो काफी ज्यादा गुणवान भी होगा, क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर में गुरु जो है वो स्वराशि का है, बुध के नक्षत्र में है। बुध भी यहाँ पे एक योग कारक ग्रह है जो आपके जन्म कुंडली में 9वें घर का मालिक है, यानी उच्च शिक्षा का मालिक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जातक को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होने के योग हैं। राहु कितने डिग्री का है? राहु यहाँ पे 4 डिग्री का है, यानी कि हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि भाई राहु जो है वो यहाँ पे जो है वो गुरु के साथ नहीं है, तो गुरु चंडाल योग नहीं है। अब इस गुरु चंडाल योग की आप शांति कराओ या नहीं कराओ आपके लिए है, कराओगे तो भी कुछ दोष नहीं है, नहीं कराओगे तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि ये गुरु चंडाल योग बना नहीं है, ये सिर्फ एक सूर्य युति है, एक योग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो राहु का यहाँ पे होना, तीसरे घर में राहु का होना, राहु इंटरनेट का कारक है, नेटवर्किंग का कारक है, सॉफ्टवेयर का कारक है। तो यहाँ पे जातक को इंजीनियरिंग जैसे योग दिखाता है। और दूसरा यहाँ पे अगर हम जन्म कुंडली में देखते हैं तो 10वें घर के अंदर मंगल बैठा है तुला राशि का, और इस मंगल की जो है वो चौथी दृष्टि लगन पे आती है, तो जातक को लगन को मजबूत करता है। साथ में मंगल इस जन्म कुंडली में अगर आप देखते हो तो एक समग्रह की तरह है, क्योंकि वो चौथे घर का मालिक है, सुख स्थान और लाभ घर का मालिक है। वो 10वें घर में बैठते ही जातक की जो सारे जो दोस्त थे, यानी कि जैसे काल सर्प दोष है, यानी कि ये जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे तो आपका वासुकी नाम का काल सर्प दोष है, उस दोष के अंदर आती है सारे के सारे ग्रह। परंतु यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि जो गुरु है वो राहु से आगे निकल गया, तो ये दोष भी यहाँ पे भंग हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है कि मंगल जो है वो 10वें घर में आके इस पूरी की पूरी जन्म कुंडली को उठा लेता है, मजबूत कर देता है। क्योंकि इस मंगल को अगर आप नवमास में देखोगे तो तीसरे घर में आया है, वहां पे उच्च का सूर्य हुआ है, मंगल भी है, पराक्रमी हो गया और अपनी मेष राशि का है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जातक को बहुत अच्छे लाभ हो गए, यानी कि शनि जो नीच हुआ उसका सूर्य ने नीच भंग बना दिया, मंगल स्वराशि का है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यही हुआ है सबसे बढ़िया कि जातक का यहाँ पे जो है वो कर्म बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में जातक कभी ना कभी अपने अच्छे कर्मों से, यानी कि नौकरी के, व्यवसाय के अच्छे कर्मों से बहुत अच्छा धन लाभ कमाएगा और बहुत अच्छी जो है वो स्थितियों में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इस चीज को सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं तो 10वें घर में सबसे ज्यादा 38 पॉइंट है, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 8वें घर में, 9वें घर में और आपके जो है वो चौथे घर में और आपके यहाँ पे लगन में। तो लगन भी मजबूत है, कमजोर नहीं है, 30 पॉइंट लेके बैठा है। यानी कि जातक का व्यक्तित्व जो है वो देर सवेर बहुत अच्छा होगा ही होगा, यानी कि अंत भला तो सब भला, देर आए दुरुस्त आए। यानी कि जातक को यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो 30 पॉइंट आ रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं।
ये जातक के लिए सबसे बढ़िया है। इस जातक की जन्म कुंडली में अगर विनाष्टक वर्ग में ग्रहों को देखें तो मंगल की स्थितियां बहुत अच्छी है, क्योंकि मंगल 10वें घर में 5 पॉइंट लेके बैठा है, जहां के शुक्र और गुरु भी 5-5 पॉइंट लेके बैठे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मंगल ने यहाँ पे पूरी कुंडली को उठा लिया है, बचा लिया है, सब कुछ जो है सेटलमेंट में ले आया है। तो ये एक प्लस पॉइंट बन गया, जिससे कि इसका 9वां घर भी मजबूत हुआ, यहाँ पे चतुर्थ भाव में मुझे यानी कि सुख समृद्धि सब हुई। तो जहाँ तक विदेशों में रह रहा है, विदेशों में नौकरी कर रहा है, विदेशों में रहने के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि 12वें घर में अगर आप देख रहे हो तो 23 पॉइंट है। ये दिखाता है कि जातक का जो सेटलमेंट है अभी उस रूप में हुआ नहीं है, यानी कि समय लगेगा जातक को। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक हमें परिणाम देखने को मिला है। ये हमारे को समझ में आता है जन्म कुंडली को देखने से और आपकी नवमास कुंडली को देखने से। नवमास कुंडली में भी अगर आप देखते हो तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली का जो मकर राशि में है, नवमास कुंडली में 12वें घर में है, और यहाँ पे जो है वो वर्गोत्तम हो रहा है, यानी कि राशि वर्गोत्तम हो रहा है। नवमास कुंडली से संबंधित सीरीज को जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी सीरीज है 5-7 वीडियो की, उसको पूरा देखें। और बहुत सारे फलादेश की वीडियो है, उनमें भी उनका सारा का सारा आंकलन हमने बताया। तो यहाँ पे शुक्र वर्गोत्तम हो रहा है, तो ये बहुत जबरदस्त सीरीज है। और विदेश यानी कि 12वें घर में, तो यानी कि जातक को विदेशों में पढ़ना, विदेशों में लिखना, ये सारे के सारे योग दिख रहा है। अब जातक के अंदर क्या परेशानी हो सकती है, जातक की क्या परेशानी आ रही है, उसको हमें देखना है। तो हमने ये देखा कि जातक का सेटलमेंट लेट है। अब जातक की जो उम्र है यानी 87 का बर्थ है जातक का, तो जातक की जो उम्र है उसके हिसाब से अभी जो है 32-33 साल की उम्र होने लगी है। तो अब इस उम्र में शादी हो गई होगी या हुई है या नहीं हुई है, उसका आंकलन हम ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे सप्तम भाव का जो मालिक है वो है चंद्रमा, जो नीच का बैठा है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक शब्द कहेंगे कि भाई सप्तम का मालिक नीच का बैठा है, इसका मतलब क्या है कि सप्तम भाव में कोई ना कोई लकीर खींच जा चुकी है, यानी कि सप्तम भाव इसका खराब है, डैमेज हो गया है। ये सीधे तरीके से आप इसे कभी नहीं कहें, लेकिन एक पॉइंट हो गया है। यानी कि जब आप कोई भी चीज़ का आंकलन करते हो तो कुछ पॉइंट बनाएं कि भाई मैंने 10 पॉइंट बनाए, अब 10 पॉइंट पे जो जो घटनाएं होगी उसको मैं एक एक पॉइंट देता रहूंगा। तो यानी कि पहले पॉइंट में हम कहेंगे कि चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अब चंद्रमा किसके नक्षत्र में वो देखना पड़ेगा। चंद्रमा जो है अनुराधा नक्षत्र में है, यानी कि शनि के नक्षत्र में है। शनि 12वें घर में बैठा लग्नेश होके, तो यानी कि ये भी यहाँ पे कह रहा है कि भाई 12वां घर है तो वो क्या है, परेशानी है, डिले है, नुकसान है। वहां पे वो सूर्य के साथ है श्रापित दोष में, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे साथ एक घटना हो रही है गलत। इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो गुरु है उसकी दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो गुरु की जो है वो अपनी उच्च राशि पे दृष्टि है, ये तो बहुत बढ़िया है। परंतु यहाँ पे राहु की भी साथ में दृष्टि है, तो राहु की जो दृष्टि है वो भी गड़बड़ कर रही है, यानी कि सेपरेटिव ला रही है। तो पहले चंद्रमा गड़बड़ हुआ, उसका नक्षत्र शनि भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पे राहु ने भी गड़बड़ किया। हाँ, शुक्र की एक दृष्टि बहुत अच्छी आ रही है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि भाई हमारा विवाह तो समय पे होगा, विवाह में डिले नहीं होगा। हाँ, विवाह के बाद हमें परेशानी जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की दृष्टि है तो विवाह तो समय पे करा देगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो वैवाहिक जीवन में तकलाफ और तकलीफ देगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो घटना हुई है वो चंद्रमा गड़बड़ करा है। चंद्रमा का जो नवमाशपति है, जन्म कुंडली में चंद्रमा का नवमाशपति शुक्र है, जो 12वें घर में वर्गोत्तम हो रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे परेशानी आएगी, क्योंकि 12वां घर डिले का, परेशानियों का है। दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे जो सप्तम भाव को जो देख रहा है ग्रह, सबसे मजबूत ग्रह देख रहा है, वो देख रहा है शुक्र, जो यहाँ पे जन्म कुंडली में वर्गोत्तम हुआ है। तो वर्गोत्तम है शुक्र, तो इसका जो नवमाशपति है उसको देखना पड़ेगा। तो इसका जो नवमाशपति है वो है शनि, और शनि जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ पे नवमास में नीच का हुआ है। हाँ, इसका नीच भंग भी बना रहा है, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि इसकी शादी तो होगी लेकिन वो खराब होगी, वो टूटेगी, लेकिन फिर वापस इसका जो है वैवाहिक रिलेशन बन जाएगा। इसकी सेकंड मैरिज के योग यहाँ पे बनते हैं। विनाष्टक यानी सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं तो 26 पॉइंट बनते हैं, जो 26 पॉइंट बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन 9वें घर में 31 पॉइंट बन गए, तो ये पॉइंट इसको यहाँ से ज्यादा होने के कारण यहाँ पे खींच लेगा। तो जातक का हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे परेशानी के योग बने। अब अगर नवमास कुंडली में सप्तम घर में देखते हैं तो राहु बैठा है, तो पत्नी थोड़ी सी अलग टाइप की, यानी कि राहु कोई अच्छा ग्रह नहीं है, डैमेज कर देता है। राहु के ठीक सामने गुरु और केतु भी बैठे हैं, तो यहाँ पे भी चंडाल योग बन गया है गुरु और केतु का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राहु का यहाँ पे सप्तम घर में होना
ये थोड़ा सा परेशानी का सबक है। यहाँ पे एक और पॉइंट बनता है कि जो सप्तमेश है वो नवमाश कुंडली में नवमेश बन जाता है, सॉरी नवम घर में चला जाता है, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा माइनस पॉइंट है। तो आपको ये जन्म कुंडली को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे विवाह समय पे हुआ है क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि होने के कारण यहाँ पे विवाह समय पहले, लेकिन राहु की दृष्टि होना, शनि का और चंद्रमा का नीच का होना, शनि का यहाँ पे श्रापित दोष में आना, यानी कि जातक का पहला विवाह फेल होने का योग बना देता है। अगर हम इसे कृष्ण मूर्ति पद्धति से देखना चाहते हैं तो वहां से भी देख सकते हैं। सबसे पहले जातक के लग्न को देखिए, जातक का जो लग्न है वो क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो लग्न का उप नक्षत्र स्वामी क्या है, यहाँ पे बनता है शनि। शनि 11वें घर में बैठा है, भाव चलित के अनुकूल यहाँ पे जो ऑक्यूपाई हुआ है वो 11वें घर को ऑक्यूपाई किया है और 11वें घर में बैठा है और पहले और दूसरे घर का मालिक है, केतु के नक्षत्र में है और केतु के ही उप नक्षत्र में है। तो यहाँ पे आके हम देखते हैं तो शनि क्या रिजल्ट दे रहा है, 8वां 11वां पहला और दूसरा, यानी कि सबसे पहले ही इसने 8वां घर ऑक्यूपाई कर दिया, सॉरी 8वां घर सिग्निफिकेट कर दिया। 8वें घर का मतलब है कुछ न कुछ परेशानी। अब केतु के नक्षत्र में है तो केतु क्या दे रहा है, 11 और 8, तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अचानक लाभ के तो योग बने हैं, परंतु हम वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं तो विवाह का प्रॉमिस है, क्योंकि 11 और 1 और 2 तो विवाह के प्रॉमिस हमें मिल गए हैं। परंतु यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो हमें ये हो रही है कि यहाँ पे दोनों ही जगह 8-8 के हैं, तो यानी कि हमें कुछ न कुछ परेशानियां जरूर भोगनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये लगन दिखाता है, तो क्या लगन जो चीज दिखा रहा है उसको हम सप्तम भाव से देखेंगे तो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी बताएगा हमें। तो जो सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी है वो भी यहाँ पे जो है वो शनि है। अब शनि क्या सप्तम भाव को स्ट्रांगली सिग्निफिकेट कर रहा है, तो शनि हम यहाँ पे देखेंगे तो सप्तम भाव को स्ट्रांगली सिग्निफिकेट नहीं कर रहा है, परंतु शनि जो है वो वही से यही योग दिखा रहा है, यानी 8 11 1 और 2, तो यानी कि 8वें घर को फिर से दिखा रहा है, तो और 11 और 2 को दिखा रहा है, यानी कि शादी का तो प्रॉमिस है, लेकिन ये जो 8वां घर दिखा रहा है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इसके जातक के वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां जातक के जरूर होगी ही होगी। यहाँ पे अगर आप जन्म कुंडली में देखोगे तो आपको कई सारे ग्रह जो हैं वो अनटैलेंटेड मिलेंगे, यानी कि चंद्रमा अनटैलेंटेड है। तो चंद्रमा जब अपने परिणाम देगा, चंद्रमा जब अपने परिणाम देगा तो अपनी राशि के परिणाम तीव्र गति से देगा। दूसरा क्या है, मंगल अनटैलेंटेड है, दूसरा और शुक्र जो है वो भी यहाँ पे अनटैलेंटेड है, राहु यहाँ पे अनटैलेंटेड है, लेकिन राहु को तो चलो छोड़ दीजिए क्योंकि उसकी कोई राशि नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका यहाँ पे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपनी राशि सप्तम का सबसे तीव्र गति से परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पे वो अनटैलेंटेड है, क्योंकि इस चंद्रमा के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखिए सभी जो ग्रह हैं वो किसी न किसी के नक्षत्रों में हैं, लेकिन चंद्रमा, मंगल और शुक्र और राहु इनके नक्षत्रों में कोई भी ग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टार लॉर्ड में जो है तो यहाँ पे चंद्रमा के जो राशि का फल है वो कोई दूसरा ग्रह नहीं देगा, तो चंद्रमा को ही यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये जो चंद्रमा जब ये रिजल्ट देगा तो अपने चतुर्थ भाव के रिजल्ट तीव्र गति से देगा, तो नीच का चंद्रमा है तो चतुर्थ सप्तम भाव के रिजल्ट जो देगा तो उसे कहीं ना कहीं परेशान कर देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जातक की जो दशा कौन सी चल रही है, तो देखिए यहाँ पे केतु की दशा चली थी इसको 2012 से 18 के बीच में, तो ये केतु जन्म कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह था, क्योंकि 3 ग्रह जो थे वो केतु के नक्षत्र में थे। तो इसके बाद हम इसके बाद हमें दशाओं को देखना पड़ेगा। तो दशाएं जो जातक की चली है वो 2012 से लेकर 2018 तक केतु की दशा चली है। तो ये जो केतु है यहाँ पे जो रिजल्ट दे रहा है उसको देखना पड़ेगा। केतु यहाँ पे 11 8 8 यानी कि अचानक धन प्राप्ति लाभ के योग दे रहा है, यानी कि जातक को यहाँ पे इस समय में काफी अपॉर्चुनिटियां मिली है, लाभ के योग बने हैं। और केतु किसके नक्षत्र में है वो देखना पड़ेगा। तो केतु यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सूर्य के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में है। तो सूर्य यहाँ पे फिर से 8 11 दे रहा है, यानी कि धन लाभ के योग दे रहा है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है तो शनि क्या दे रहा है, शनि यहाँ पे 8 11 और 1 और 2 दे रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो केतु की जो दशा है जातक के लिए ये काफी अच्छी गई है, परंतु यहाँ पे कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जो जातक को ज्यादा तनाव भी देगी, क्योंकि ज्यादा 8 का आना यहाँ पे वो भी जातक को तनाव दे देता है, तो इसे भी समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जातक को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस केतु के बाद शुक्र की दशा चली है। शुक्र किस तरह का परिणाम देने के योग में है, शुक्र को आप देखोगे तो 12वें घर में बैठा है, 5वें और 10वें घर का जो है वो मालिक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 5वें और 10वें घर का, जबकि जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो लगन में बैठा है, लेकिन हम जो यहाँ पे सिग्निफिकेशन ले रहे हैं ये भावजलित कुंडली से ले रहे हैं।
तो भावचलित कुंडली में शुक्र जो है वो 12वें घर में बैठा है और 5वें और 10वें घर का परिणाम दे रहा है, यानी 5वां घर। 5वां क्या है? कर्म का 12वां, यानी कि थोड़ा सा नुकसान का योग बना रहा है। शुक्र जो है वो अनटैलेंटेड है। अनटैलेंटेड का मतलब हो गया, कुछ लोग जो है इसे स्वावलंबन भी कहते हैं। जैसे आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर में पीएस भी होते हैं, यानी कि स्वावलंबन, तो वो भी यही चीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुक्र क्या है कि सूर्य के नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुक्र जो है वो सबसे तीव्र गति से परिणाम देगा अपने 5वें और 10वें घर का, उसके बाद 5वें 8वें 12वें का। तो यहाँ पे 5 8 और 12 शुक्र बनाता है, तो ये 5 8 और 12 बना रहा है, तो ये एक नुकसान का योग है। और किसके नक्षत्र में था शुक्र? शुक्र यहाँ पे देखोगे तो सूर्य के नक्षत्र, शुक्र 8वें और 11वें का भी परिणाम यहाँ पे बना रहा है सूर्य के द्वारा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि शुक्र नुकसान का योग बना रहा है, 8वें 11वें का यहाँ पे योग है, तो ये कह सकते हैं कि भाई जातक को यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा अपने द्वारा देना पड़ेगा। यानी जैसे कई बार ये एक ऐसे नुकसान होते हैं, कोई हमारे भाई है, उनको जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा ही मेडिकली जरूरत हो रही है, तो हमें अपना पैसा देना पड़ता है। उसमें वो आए या नहीं आए पैसा वापस, उसका कोई गारंटी नहीं है। कई बार हमें अपने रिश्तेदारों को पैसे देने की जरूरत होती है, तो उनको पैसा देना पड़ता है। कई बार हमारे वैवाहिक जीवन में अड़चन हो जाती है, परेशानी आ जाती है, तो हमें अपनी पत्नी को भत्ता देना पड़ता है, उसके भरण पोषण देना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान यहाँ पे, क्योंकि 5 8 12 तो है और 8 11 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दहेज देने वाला योग बन गया। ये पहले तो लाभ का योग था, लेकिन यहाँ पे जब प्लेनेट जो कहेगा उस चीज को ही शो करना पड़ेगा आपके स्टार लॉर्ड को। तो यानी कि यहाँ पे जो शुक्र कह रहा है कि भाई तुम्हें नुकसान का योग है, तो इसे भरपाई करनी पड़ेगी इसके, तो इसे कुछ पैसा ऐसा देना पड़ेगा, जैसे छोटे भाई को पढ़ाई के लिए दे रहा है, बाद में क्या उसका रिजल्ट है कि वो मेरे को वापस दे, बहनों को दे रहा है, पत्नी के भरण पोषण पे दे रहा है, उस तरह से वो कई तरह के नुकसान के योगों में आ रहा है, तो उस तरह से उसको ये खर्चा करना। अब शुक्र में शुक्र जो चल रहा है, यानी कि जातक के शुक्र में शुक्र चल रहा है 2022 तक, तो इस समय तक इसके इस तरह की परेशानियों के योग हैं, तो यहाँ पे इसको निकलना पड़ेगा। और ये 22 के बाद जो है जब सूर्य आएगा तो ये चीजें दूर हो जाएगी और काफी अच्छा लाभ का योग बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो दशा चल रही है उसमें इसको ये जो खर्चे हैं, जो परेशानियां हैं, जो नुकसान है, वो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र में शुक्र चल रहा है, तो दोनों ही जगह तीव्र गति से नुकसान का योग चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इस चीज को समझना है। तो यानी कि ये कुंडली जब हम देख रहे हैं केपी से, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले विवाह में दिक्कत है और वहाँ पे पहले विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने चल भी रही है और इस तरह से जातक को नुकसान है। अगर हम इसके कर्म की बात करते हैं तो 10वें घर को देखिए, तो यहाँ पे जब हम 10वें घर को देखते हैं तो 10वें घर का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो मंगल है, जो 10वें घर में ही बैठा है। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता है, यानी कि जिस ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी उसी घर में ऑक्यूपाई हो, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। 10वें घर में बैठा है, चौथे और 11वें घर का मालिक है और एक अनटैलेंटेड है, यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे कि अपने तीव्र गति से परिणाम देगा चौथे और 11वें घर का, और गुरु के नक्षत्र में है, शनि के उप नक्षत्र में। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि मंगल जो परिणाम दे रहा है तीसरे 10वें तीसरे 12वें, यानी कि विदेश यात्रा, विदेश में रहना, विदेश में सेटलमेंट, और 4 और 11, तो यानी कि कह सकता है कि अच्छी प्रॉपर्टी और धन लाभ योग। तो यानी कि कर्म बहुत अच्छा है। तीसरा घर और 12वां और चौथा घर दे रहा है, यानी कि इंजीनियरिंग वाले घर दे रहे हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग गए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग गए, इस तरह के इंजीनियरिंग के अच्छे योग बन रहे हैं यहाँ पे जातक के लिए, यानी मंगल से प्रधान है जातक। और मंगल किसके नक्षत्र में? मंगल गुरु के नक्षत्र में है। गुरु जो है वो 11वें घर को दिखा रहा है, तीसरे को, छठे 9वें को और तीसरे 12वें, तो 3 9 12, तो जातक के विदेश में रहना, विदेश में सेटलमेंट होना, इस तरह के। जातक की जन्म कुंडली में अगर आप देखोगे तो शुरू में 8 और 11 जैसे योगों को से भरी हुई है, तो अचानक प्राप्तियों जैसे योग में है जातक, परंतु सेटलमेंट जो है वैदिक ज्योतिष से ही निकलेगा। तो आप जब भी केपी कृष्णमूर्ति बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन कहते हैं कि जातक का सेटलमेंट कब होगा, कैसे होगा, तो वो आपकी वैदिक ज्योतिष ही निकाल के देगी। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। अब अगर हम वैदिक ज्योतिष के सॉफ्टवेयर पे जाते हैं तो कि क्या सेकंड मैरिज के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो सेकंड मैरिज, तो यहाँ पे अब देखिए सेकंड मैरिज का होता है 9वां घर, 9वें घर का मालिक बुध है और बुध जो 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे 12वें घर में होने की वजह से यहाँ पे जातक को सेटलमेंट दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सेकंड मैरिज जातक की बहुत अच्छी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सर्वाष्टक वर्ग में 31 पॉइंट है सेकंड मैरिज यानी 9वें घर में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बहुत अच्छा लाभ है।
और सेकंड मैरिज का जो कारक है बुध, वो नवमांश कुंडली के अंदर तीसरे घर में है, जो अपनी ही दृष्टि से इस नवे घर को देखता है। मंगल की राशि में है, मंगल यहाँ पे मजबूत है, सूर्य उच्च का हुआ है, शनि जरूर नीच का है लेकिन यहाँ पे ठीक है। और इसका जो नवमांशपति मंगल है वो 10वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक को अच्छे काम धंधे वाले, अपने जानकार में, अपने जानने वाले लोगों में कहीं ना कहीं विवाह के योग बनेंगे। और इसका सेकंड मैरिज बहुत ही अच्छा निकलेगा क्योंकि यहाँ पे मजबूत हो रहा है। और इसके अलावा आप दशमांश कुंडली में कर्म से संबंधित चीजों को देखते हो तो बहुत अच्छा दशमांश बन जाता है। देखिए गुरु जो है वो यहाँ पे स्वराशि का था, नवमांश कुंडली में लगन में था और दशमांश कुंडली में उच्च का हो गया यहाँ पे 10वें घर में। तो यानी कर्म बहुत मजबूत हो गया। तीसरे घर में हर बार कोई ना कोई ग्रह बैठे, यानी जातक बहुत पराक्रमी है क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं, गुरु राहु। तो चाहे हम अशुभ हैं लेकिन पराक्रमी तो है। राहु का होना तीसरे घर में कोई बुरा नहीं, क्योंकि तीसरे घर में कालपुरुष की जन्म कुंडली में मिथुन राशि आती है जिसमें राहु जो है वो यहाँ पे उच्च का हो जाता है। यहाँ पे राहु का काम है अफवाहें फैलाना, नेटवर्किंग को जोड़ना, इंटरनेट बनाना। तो राहु पराक्रमी ही है आज के क्षेत्र में है। और दूसरा क्या है कि नवमांश कुंडली में देखते हो तो 4 ग्रह बैठे हैं तो मजबूत ही दे रहे हैं, जिसमें 3 तो मजबूत हो ही रहे हैं। दूसरा यहाँ पे दशमांश कुंडली में फिर से राहु धनु राशि में आ गया, तो धनु राशि में है तो नीच का, परंतु अगर आप देखते हो तो दोनों ही जगह गुरु की राशि में है और दोनों का राशि स्वामी गुरु उच्च का बैठा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। बुध भी यहाँ पे है और साथ में शनि भी है, यानी कि ये एक तरह से देखा जाए तो राहु, बुध और शनि और केतु तीसरे, छठे और 11वें घरों में अच्छे और शुभ परिणाम के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे दशमांश बहुत मजबूत है जातक का, तो ये जातक के लिए दिखाता है। और स्वर्ण ग्रह तीनों के तीनों, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, तीनों के तीनों स्वर्ण ग्रह जो हैं वो आपके केंद्र में विराजमान है। तो जातक का कर्म बहुत अच्छा होगा, जातक को आने वाले जीवन में बहुत अच्छी लाभ होगा। हमने जब इस कुंडली का पूरा आंकलन किया है तो हमें ये पता चलता है कि सेकंड मैरिज अच्छी है लेकिन विवाह का सेटलमेंट का टाइम थोड़ा सा डिले हुआ है। तो हमने इसको 36 साल के लगभग का आंकलन दे रहे हैं, तो 35-36 साल की उम्र में जातक को लाभ होने के योग बनेंगे। तो ये जो वीडियो था हमने इसका पूरा फलादेश किया और इसमें अगर कुछ चीज़ें रही है तो आप जो है इसका फलादेश करते हैं। मैंने एक ही शब्द कहा है, किसी भी ग्रह को समझना है उसका बेस्ट उपाय है फलादेश करना, बस। अब आप चाहे राहु के काल सर्प दोष की पूजा कराएं, श्रापित दोष की पूजा, ये पूजा करानी जरूरी है, करानी भी चाहिए, कराने में ही लाभ होता है, परंतु समय के ही अकॉर्डिंग लाभ होता है। तो अगर ये जातक की जन्म कुंडली में हम कह देंगे भाई तो भाई विवाह में डेले कर दो या विवाह में पहले कुंभ विवाह करवा लो, तो वो भी यहाँ पे सही चला जाता है। लेकिन भाग्य में लिखा होता है वही होता है, चाहे ज्योतिषाचार्य कितना भी महान क्यों ना हो, जब योग सटीक बना है विवाह हो के टूटने का तो वो होगा ही होगा। अगर ज्योतिषाचार्य के पास पहले चले जाएंगे तो उसकी आंखों पे ऐसी पट्टी बन जाएगी कि उसे समझ नहीं आएगा कि नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मिला देगा कुंडली। लेकिन क्या होता है कि फलादेश करना जरूरी है। अब जैसा भी हो जो भी हो, कुंडली जब आती है तो फलादेश करना ही पड़ता है, लेकिन जब योग सटीक है तो वो केच नहीं किए जा सकते। ये एक ज्योतिष की व्यथा है जिसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।